Okay, so welcome back to our YouTube channel Unknown Physics. Myself राहुल चौधरी. तो आज हम लोग एक कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं. बेसिकली ये क्लास 11th के लिए टॉपिक जो अभी रिसेंटली अगर बात करें तो क्लास 10th को पास करके अभी क्लास 11th में आ रहे हैं. अब क्लास 11th में आने पे अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ये फिजिक्स के बारे में समझना पड़ेगा. फिजिक्स एग्जैक्ट है क्या, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिविजन्स बताऊंगा. एज वेल एज अगर बात करूं तो यहाँ पे उस फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या रखेंगे इस चीज के बारे में भी आप लोगों को समझाऊंगा. देखिए अभी तक आप अगर बात करो तो क्लास 10th में जो आप लोग फिजिक्स पढ़ के आए हो वो बेसिकली फिजिक्स अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स ही, दैट इज इलेक्ट्रिकल फिजिक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें मोस्टली जो टॉपिक इलेक्ट्रिकल एंड एज वेल एज ऑप्टिक्स, उसमें अगर बात करें तो आप लोगों ने जो चैप्टर बेसिक पढ़े थे वो एक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था. ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल के पार्ट है. इसी तरीके से आप लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ा, ह्यूमनाइज चैप्टर पढ़ा. तो ये सब चीजें अगर बात करें तो हमारे ऑप्टिक्स में पढ़ाए जाते हैं, दैट इज हमारी लाइट वाली फिजिक्स में. इसी तरीके से क्लास 9th में जो आप लोग फिजिक्स पढ़ के आए थे वो बेसिकली कौन सी थी, मैकेनिकल फिजिक्स. अब क्लास 9th में और 10th में जो आप लोग अभी तक फिजिक्स पढ़ के आए हो वो सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो वहां पे लिटिल बिट आप लोगों को टॉपिक है और इसमें अगर बात करें आप लोगों को भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को पढ़नी है. किसी भी इक्वेशन से मैं आप लोगों को ज्यादातर प्रूफ नहीं करवाया गया, सिंपली इनके फॉर्मूले वगैरह बताए गए थे और इसी तरीके से आगे आगे टॉपिक को बढ़ाया गया था. लेकिन क्लास 11th में जो आप लोग फिजिक्स पढ़ने लगे हो उस क्लास 11th की फिजिक्स में आप लोग यहाँ से उनकी प्रूफेशन भी स्टार्ट कर देते हो. जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसकी प्रूफेशन आप लोग मैथमेटिकली यहाँ पे करोगे और इसी तरीके से हम लोग आगे आगे टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लोग जो क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ने वाले हो इस चीज को आप लोग डेली लाइफ में रूटीन में अगर कहीं ना कहीं एप्लीकेबल जरूर देखोगे, कहीं ना कहीं जरूर वो एप्लीकेबल होगी. तो इसी पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग इस फिजिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस चीज के बारे में बताता हूँ. और दूसरा नंबर प्लीज ध्यान रखिए कि क्लास 11th की फिजिक्स एज कंपेरेटिवली क्लास 10th की जैसे नहीं है. ये पहली चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि क्लास 10th में सिर्फ आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा था एज कंपेयर टू मैथमेटिकल प्रूफेशन. लेकिन क्लास 11th में जैसे आप आओगे तो क्लास 11th की फिजिक्स में आप लोग ज्यादा कर क्या देखोगे, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ज्यादा रहेंगे एज कंपेरेटिवली थ्योरेटिकल पोर्शन. तो इट मींस थ्योरी कम रहेगी, आपको प्रूफ करना और उनके फॉर्मूले ड्राइव करना इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. ये सब चीजें मैं आगे जाके बताऊंगा. आपका एक चैप्टर है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसमें मैं आपको पहले बेसिक चीजें बताऊंगा. बेसिकली क्या रहेगा कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं. ऐसा नहीं कि फिजिक्स में हम लोग दिल किया तो कोई भी एक फॉर्मूला बना के लिख दिया, ऐसी चीज नहीं है. इनके पीछे अगर बात करें तो किस तरीके से प्रिडिक्शंस की जाती हैं, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, फिर एनालिटिक मेथड किया जाता है, ये सब चीजें आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा. लेकिन आज फिलहाल के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि फिजिक्स है क्या एक्चुअली. अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आप लोगों को नाइन्थ में ये चीज अच्छे से बताया गया था कि हमारी साइंस की अब 3 डिवीजन हो चुके हैं. 8th तक तो आप लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे दैट इज साइंस. लेकिन 9th में जैसे ही आप लोग पहुंचे तो 9th में आपको पढ़ाया गया कि फिजिक्स की हम लोगों ने 3 अलग अलग ब्रांचेस बनाई हैं जिसमें आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री और तीसरी है बायो. लेकिन आपको ये नहीं पता था कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है. आपको चैप्टर की डिविजन्स बता दीजिए कि एग्जैक्टली अगर बात करें इसमें ये चीज हमारे चैप्टर है, इसमें ये चैप्टर है, इनको फिजिक्स कहेंगे, केमिस्ट्री और बायो कहेंगे. आया कहां से इस चीज के बारे में आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा. सो हम लोग उस चीज को बेसिकली लेके चलेंगे. सो देखिए अभी अगर बात करूं तो मैं आप लोगों को साइंस से इस चीज को स्टार्ट करता हूं क्योंकि साइंस आप लोग बेसिकली पढ़ते आ रहे हो. अब साइंस क्या होती थी, साइंस की डिफाइन किया, मैं आपको वहां से थ्रू आउट करता जाऊंगा. और दूसरी चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग प्लीज क्लास 11th में कोई भी साइंस का टॉपिक रिलेट करके पढ़ रहे हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान जरूर रखिए कि आप लोगों को वो साइंस के टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या रखना है. आप लोग उस चीज को डेली रूटीन की एग्जांपल के साथ इस चीज को रिलेट करिए. अब रिलेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप लोग किसी भी टॉपिक को क्लास 11th के टॉपिक को डेली रूटीन के साथ रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को रिवीजन करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैं आपको एक कॉमन से एग्जाम्पल बताता हूँ. आपको मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ाया गया, लेट इट बी सपोज आपको फिजिक्स में कोई एक टॉपिक पढ़ाया गया. अब आपको बोला जाता है ठीक है आज टेस्ट है, तो आप क्या बोलते हो, ठीक है टेस्ट है सर, हम लोग घर पे जाकर इस चीज को रिवाइज करते हैं. इसी तरीके से जिस दिन टेस्ट होता है आप उसी दिन नोटबुक खोलते हो और उस चीज को रिवाइज करने की कोशिश करते हो. लेकिन अगर बात करूं तो मैं अगर ऐसा बोल दूं कि आपको बिना नोटबुक खोले इस चीज को रिवाइज हो जाए तो आपके लिए तो और आसान हो जाएगा.
इसी तरीके से मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मैंने इसी व्हाइट बोर्ड के साथ कोई एग्जांपल रिलेट की हुई है कि जिसके साथ अगर बात करूं मैं इस फिजिक्स को पढ़ा सकता हूँ। जब मान लीजिए कोई एक टॉपिक को रिलेट किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग मैं इस फिजिक्स को समझ सकता था, तो व्हाइट बोर्ड जब भी मेरे सामने आएगा तो उस वक्त मेरे सामने ये दिमाग में पक्का क्वेश्चन अराइज होगा, यार इस चीज के साथ मैंने वो टॉपिक रिलेट किया हुआ था। इट मीन्स आप बिना नोटबुक खोले उस चीज को साथ साथ में रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे आपको बड़ा फायदा होगा कि एग्जैक्टली अगर बात करूं तो बिना आप लोग वहां पे इस चीज को लिखे और बिना नोटबुक खोले आप लोग इस चीज को जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। तो इसलिए प्लीज जब भी आप क्लास 11 का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसे डेली लाइफ की एग्जांपल के साथ रिलेट करके पढ़िए। और मैं आप लोगों को जितनी भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे क्लास 11 की, उसमें हर एक में एक ना एक कोई डेली लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें अगर बात करूं तो आप डेली लाइफ एग्जांपल से जब उस चीज को रिलेट करोगे तो आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली अगर बात करें फिजिक्स कहीं ना कहीं जरूर एप्लीकेबल होती है। तो देखिए अब अगर बात करें तो हम लोग बेसिकली हम इसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक का टॉपिक है दैट इज साइंस। क्या होता है देखिए, हम लोगों को पढ़ना फिजिक्स। आप फिजिक्स जैसे समझ लीजिए, मैं आपको कहता हूं आप लोगों ने किसी घर पे जाना है, फ्रेंड के घर पे जाना है, लेकिन उसका घर नहीं पता, आपको वो शहर पता है कि जहां पे वो रहता है। फिर उसके बाद आपने शहर में जाके किसी से पता किया तो उन्होंने कहा ठीक है वो भाई वो उस गली में या उस स्ट्रीट में रहता है, उस वार्ड नंबर में रहता है। आप वहां पे जाते हो, फिर उस वार्ड नंबर में भी अगर बात करें तो बड़े सारे हाउस है। अब उसमें से कौन सा हाउस नंबर है वो भी कंफर्म नहीं, वो भी कंफर्म किया, फिर जाके आप लोग अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचे। सेम ऐसे यहाँ पे अगर बात करें तो मुझे भी उस फिजिक्स का पता करना है, तो फिजिक्स का पता करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस शहर को ढूंढना पड़ेगा। वो शहर अगर बात करें वो सिटी कौन सी, हमारी साइंस। अब इस साइंस सिटी से पूछते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर जाके हम लोग फिजिक्स तक पहुंच पाएंगे। तो अब साइंस क्या होती है, पहले नंबर इस बेसिक पॉइंट से हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए साइंस की अगर बात करें तो एक लिटिल बिट एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपको एक कॉमन से एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मोस्टली बच्चों को चाय बनाना तो जरूर आती होगी। अब चाय बनाने का तरीका क्या, किस तरीके से सीखा, बचपन से हम लोग तो उस चीज को सीख के नहीं आए। हम लोग जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है एट द एज अगर बात करें तो हम लोगों ने उन चीजों को सीखना स्टार्ट किया था। अब कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो मान लीजिए मुझे चाय बनाना नहीं आती, तो अब किस तरीके से बनाना सीखी इस चीज के बारे में सीखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं तो मैंने चाय को बनाने के लिए हमेशा काम करता था कि मान लीजिए मेरी मम्मा चाय बनाती थी, मैं उस चीज को रोज देखता था, ऑब्जर्वेशंस करता था, ताकि मैं उस चीज को एनालाइज कर पाऊं किस तरीके से वो चीज बन रही है। तो पहली चीज आई ऑब्जर्वेशंस करना। तो डेली इस चीज को एनालाइज करता था, यार अच्छा ऐसा करते हैं कि बर्तन रखते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, इस तरीके से चाय बनना स्टार्ट होती है। रोज एनालाइज करता था। और एनालाइज करने के बाद अगर बात करता हूं तो एक दिन मान लीजिए मैंने खुद उस चाय को बनाना स्टार्ट किया। अब चाय बनाने का मीनिंग क्या हुआ, अब क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम बना रहा हूं, इट में भी परफेक्ट बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, वो बात की बात है। लेकिन मैं यहाँ पे चांस क्या ले रहा हूँ, उस चीज को करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मे भी वो ठीक होगा कि नहीं होगा, इस चीज को हम लोग कहेंगे चांस लेने का काम। इट मींस मैं वहां पे उस चीज को प्रैक्टिकली करने की सोच रहा हूँ, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं तो मैंने उस चीज को ऑब्जर्वेशंस किया, देखना स्टार्ट किया, तो आफ्टर दैट इसके ऊपर क्या करना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। अब एक्सपेरिमेंट किया, ओके सो फिर से हम लोग देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल ले रहा था कि पहले नंबर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सेकेंड नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो चाय बनाने के लिए पहले हमेशा मैं बर्तन में चाय पत्ती डाल दूंगा, तो एक सिस्टमेटिक मैनर से इस चीज को काम करना स्टार्ट करेंगे। और सिस्टमेटिक मैनर करने का काम क्या, मीनिंग क्या रहा, जैसे अगर बात करता हूं तो पहले अगर पानी डाला जाता तो मैं उससे पहले पानी ही डालूंगा। ऐसा नहीं है कि पहले चाय पत्ती गैस के ऊपर रख दूंगा फिर उसे वहां पे अगर हीट करता रहूं तो मेरी चाय बन जाएगी, ऐसी चीज नहीं है। उसे एक सिस्टमेटिक मैनर से इस चीज को बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक्सपेरिमेंट सही तरीके से चल पाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड नंबर पॉइंट, हम लोग ने क्या किया, उसे सिस्टमेटिक मैनर से करना स्टार्ट किया। अब थर्ड नंबर पॉइंट इज सिस्टमेटिक मैनर से उस चीज को करना स्टार्ट किया। सो देखिए हमारी ये तीन पॉइंट ही जो है, यहाँ पे तीन वर्ड जो आपको लिखे यही साइंस को डिफाइन करते हैं। अब देखिए मैंने सबसे पहले एनालाइज करना स्टार्ट किया था कि मे बी वो बन भी सकती है कि नहीं बन सकती, और बनाने का तरीका क्या था।
दैट्स ऑब्जर्वेशन। सेकेंड नंबर, जब उन चीजों को सीख लिया तो आफ्टर दैट मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट किस तरीके से, उस चीज को प्रैक्टिकली करने की कोशिश की। अब वो प्रैक्टिकल होगी कि नहीं होगी, इस चीज की बात की एग्जांपल है, क्योंकि अब वो मे भी हो भी सकती है। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं वो 100% सक्सेसफुल ही होगा, मे भी उसमें थोड़ी बहुत ही एरर रहेंगे। तो उन चीजों को हम लोग बाद में एनालाइज करते हैं, फिर हम लोगों को लगता है कि यार इसमें ये चीज कमी रह गई थी, अब इसमें ये चीज करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसे वगैरह ही लिख रहे हो, कंपटीशन हो रहा है, तो आप मान लीजिए कोई वर्डिंग लिख रहे हो, तो आप लोग देखते हो बाद में लिखने के बाद, यार इसमें ये पैराग्राफ में ये थोड़ी सी कमी रहेगी, अगर इसमें मैं ये चीज इंक्लूड कर दूंगा तो मे बी और बेटर ये पैराग्राफ दिखेगा। सेम ऐसा अगर बात करते हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आप उस नॉलेज को गेन अप करने की कोशिश कर रहे हो, वो सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट को करने का मीनिंग क्या होगा, एक सिस्टमैटिक मैनर से करना। अब देख लीजिए आप लोग जब भी ऐसे लिखते हो, जहां मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हो, तो पैराग्राफ में लिखने का तरीका क्या रहता है आप लोगों का, एक सिस्टमैटिक मैनर से लिखते हो। हमेशा सबसे पहले अगर बात करें इसकी इंट्रोडक्शन देते हो, आफ्टर दैट उसके डिफेक्ट्स अगर बात करते हैं, अपना ओपिनियन देना, लास्ट में कंक्लूजन करना, तो एक स्टेप लेआउट के अकॉर्डिंग आप उस चीज को चलाते हो। सेम ऐसा अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमारा एक स्टेप लेआउट कंक्लूजन है। तो अब देखिए मैं एक कॉमन सी एग्जांपल ले रहा था चाय वाली। अब चाय बनी कि नहीं बनी वो नॉलेज आप लोगों को इन चीजों को करने के बाद पता चलेगा। ये समझने में अगर बात करूं, मैंने ये सब स्टेप्स अप्लाई किए, अब आफ्टर दैट लास्ट में मेरे पास कंक्लूजन आया, क्या मैं चाय बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। मैंने ये एक्सपेरिमेंट तो किया, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे नॉलेज गेन हुई कि मैं चाय बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। उस नॉलेज को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज साइंस कह सकते हैं। साइंस हमारे नेचर के ऊपर डिपेंडेंट, नेचर अगर बात करें, नेचर में हर एक चीज हमारी साइंस को सिखा रही है हम लोगों को। ठीक है, अगर बात करें पानी को बॉईल कर रहे हो, ये भी हमारी अगर बात करें तो दैट इज साइंस सिखा रही है। अगर बात करें मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप तक आवाज पहुंच रही है, तो ये भी एक साइंस पॉइंटेड है। इस तरीके से बड़ी सारी एग्जांपल जो हमारी डेली लाइफ में जितनी भी रूटीन्स हो रही है वो साइंस ही एक्सप्लेन कर सकती है इन चीजों को। तो देखिए ये हमारे पास 3 स्टेप थे, इसलिए आप लोग देख लीजिए मैंने साइंस की डिफाइन ही कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि नॉलेज दैट ह्यूमन गेन इन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ एनालाइज करके या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन एक्सपेरिमेंट को करने का तरीका क्या रखा, एक सिस्टमैटिक मैनर में, उससे एग्जैक्ट हम लोग क्या कहना स्टार्ट करेंगे, दैट इज साइंस कहना स्टार्ट करेंगे। अब ये साइंस वर्ड अगर बात करें तो कहां से ड्राइव हुआ था, मैं आपको इस ड्राइव वर्ड को समझाने से पहले आप लोगों को कुछ एक बेसिक सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखिए दुनिया में अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग कंट्रीज में अगर बात करें तो कुछ जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन लैंग्वेज बेशक अलग अलग है लेकिन कुछ का मीनिंग एक जैसा रहता है। जैसे एक कॉमन से एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग पर्शियन लैंग्वेज देखो, जो लद्दाखी लोग बोलते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं शुमाशुथोवा। इसका मीनिंग होता है कि हालचाल क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने लैंग्वेज में अगर बात करें, किसी का हालचाल पूछते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई क्या हालचाल है। तो इसी तरीके से उनकी पर्शियन लैंग्वेज में अगर बात करें तो कहा जाता है शुमाशुथोवा। तो अब देखिए अगर लैंग्वेज का बैरियर देखोगे तो दोनों में बड़ा ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो निकल के आ रहा है, मीनिंग एक जैसा निकल के आ रहा है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या था कि भाई हालचाल क्या है इस चीज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज का बैरियर पॉइंट आ रहा है, लैंग्वेज दोनों की डिफरेंट यहाँ पे। तो अब अगर बात करें इसी तरीके से हमारे पुराने टाइम में क्या होता था, हम लोग एक ग्रीक लैंग्वेज को बोलते हैं या लैटिन लैंग्वेज, लैटिन वर्ड की अगर बात करें तो ग्रीक लैंग्वेज में अगर बात करें तो साइंस किसी चीज को जानने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए आजकल हम लोग किसी चीज को जानना तो हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, टू नो। तो इसी तरीके से अगर बात करें तो पुराने टाइम में एक वर्ड यूज किया जाता था, लैटिन वर्ड यूज किया जाता था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंथा। और सिंथा का मीनिंग क्या होता था, किसी चीज को जानना, दैट इज किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज टू नो। तो ये साइंस वर्ड अगर बात करें तो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया था जिसका नाम था सिंथा। अब हमारे पास ये चीज कंक्लूड हो चुकी थी। अब अगर बात करें तो उस वक्त एक कॉमन से एग्जांपल से फर्दर इस चीज को आगे कहानी के तौर पे लेके चलते हैं। अब क्या होता था कि पुराने टाइम में मान लीजिए एक आदमी अगर सोचता था डेली कि हमेशा सनराइज ईस्ट की तरफ से ही क्यों होता है, ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि सन अगर बात करें तो वेस्ट की तरफ से क्यों नहीं राइज हुआ, या नॉर्थ वाली साइड से क्यों नहीं राइज हुआ, या अगर बात करें साउथ वाली साइड से क्यों नहीं राइज हुआ। तो वो डेली इन चीजों के बारे में सोचते थे, लेकिन अभी तक हम लोगों को उस चीज के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो हमेशा इस चीज की नॉलेज को गेन करना चाहता था कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो वो सन हमेशा ईस्ट की तरफ से ही क्यों राइज होता था।
इस नॉलेज को वो अच्छे से जानना चाहता था। तो धीरे धीरे करते करते उन चीजों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए, उन चीजों की नॉलेज गेन करना स्टार्ट की। तो पता चला एग्जैक्टली यार कि सन राइज हमेशा ईस्ट की तरफ से क्यों करता है, हम लोगों को वो एग्जाम्पल पता चला। अब जैसे जैसे अगर बात करें तो वो चीज पता चली, तो अब उनके अंदर लालच बढ़ गया। लालच कहने लगे चलो ठीक है, अगर आज मैंने सन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है तो कल को मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ये पंखा चलता है तो पंखा क्यों रोटेट करता है इस चीज के बारे में भी जानूंगा। हवा चलती है तो हवा क्यों चलती है इसका रीजन भी ढूंढूंगा। अगर मैं किसी एक चीज को यहाँ से ऊपर से छोड़ता हूं तो यहाँ से ये नीचे गिर जाती है, क्यों गिरती है, मुझे इस चीज की भी नॉलेज गेन करनी है। ये समझने में वैसे ही जैसे मैं आपको कहता हूँ, मान लीजिए आप लोगों को कहीं घर पे कोई एक चीज खाने के लिए लेके आए तो लालच बढ़ जाता है ना कि मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं। या मान लीजिए कहीं मार्केट जा रहे हो कि शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप लोग यही करते हैं, मैं ये भी ले लूंगा, ये भी ले लूंगा, एक लालच बढ़ जाता है। वैसे ही अगर बात करें तो यहाँ पे भी लैटिन वर्ड में जो ग्रीक पीपल थे उनमें भी यही चीज आई कि एग्जैक्टली हम लोग उस नॉलेज को गेन करने के लिए अगर बात करें तो उनके अंदर लालच बढ़ चुका था। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो जैसे जैसे लालच बढ़ता जा रहा था हमारी साइंस इतनी ज्यादा वाइड होती जा रही है। जब जितनी ज्यादा वाइड होगी तो हम लोगों को उस चीज को संभालना इतना ही मुश्किल हो जाता है। सो हम लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया है। ये समझते में वैसे जैसे मैं आपको कहता हूँ, मान लीजिए आपको एक इंग्लिश का कोई क्वेश्चन करवाया गया, वो मान लीजिए इकट्ठा एक पैराग्राफ 3 पेज का बना हुआ, आप उस क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हो, या उस क्वेश्चन को जिसे अगर बात करें आपको पैराग्राफ पॉइंटेड पे बताया गया या ब्रेक डाउन करके आपको बताया गया। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि ब्रेक डाउन वाले जो क्वेश्चन रहेगा वो आसानी से हम लोग याद कर पाएंगे। सेम ऐसा अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे भी वही कंफ्यूजन क्वेश्चन लगाया कि हमारे पास अभी तक क्या था कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो साइंस की नॉलेज बढ़ती जा रही थी। जब साइंस की नॉलेज बढ़ती जा रही थी तो हम लोगों ने कंक्लूड क्या किया, ऐसा करते हैं कि इस चीज को डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर बात करें डिवीजन करने पे हमारे सामने एक छोटा सा लॉजिकल एग्जांपल बन जाए, हम लोग आसानी से उस साइंस को पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखिए अब साइंस की डिवीजन कैसे हुई। अब हमारे जितने भी रिसर्चर्स थे, जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इन चीजों को टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड किया। किस तरीके से किया, कहने लगे कि जब आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो या उस चीज के ऊपर साइंस के फिनोमेना के बारे में जान रहे हो, तो हम लोग उसे एक डिवीजन के अंदर रखेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, दैट इज नोन एज फिजिकल साइंस रखेंगे। और इसी तरीके से अगर बात करें दूसरी डिवीजन रखेगी कि जब आप किसी लिविंग थिंग्स के ऊपर अगर बात करते हैं तो नॉलेज इकट्ठी करोगे, तो उसके लिए अगर बात करें तो नाम क्या रखा जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस। अब इस तरीके से अगर बात करें तो हम लोगों ने इसकी टोटल 2 डिविजन्स बना चुके थे। एक डिवीजन का नाम रखा फिजिकल साइंस और दूसरी का नाम रखा हम लोगों ने बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या रखा, दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसे फिजिकल साइंस में रखेंगे, और जब लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, बायोलॉजिकल साइंस। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया तो पता चला यार दुनिया में तो बड़ी सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। एक आके कहता है कि ठीक है मैं पंखे के बारे में स्टडी करूंगा, पंखा क्यों रोटेट करता है। कोई आके कहेगा नहीं मैं ये पेन के बारे में स्टडी करूंगा, पेन यहाँ से छोड़ता हूं तो नीचे क्यों गिर जाता है भाई। इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स हमारे एनवायरमेंट में अगर बात करें तो बड़े सारे हैं। तो जब इनके बारे में हम लोगों को नॉलेज इकट्ठी करनी थी तो हमारे सामने फिर से ये एक बल्कि पोर्शन बन रहा था, एक बड़ा ज्यादा बल्क पोर्शन क्रिएट हो रहा था। सो हम लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, फर्दर इसकी डिविजन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों ने इस फिजिकल साइंस की अगर बात करते हैं तो फर्दर इनकी डिविजन्स बनाना स्टार्ट कर दिए। जब डिविजन्स बनाना स्टार्ट किए तो इस डिविजन्स के बेस पे अगर बात करें तो वहां से हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इस तरीके से और भी बड़े सारे पार्ट्स इनके बनाना स्टार्ट किए। इसी तरीके से बायोलॉजिकल में अगर बात करें तो ये भी एक बल्कि पोर्शन बन रहा था। कहते थे कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना है, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है, इस तरीके से और ज्यादा बल्कि क्रिएशन हो रहा था। सो हम लोगों ने क्या किया, फिर से इस बायोलॉजिकल साइंस को भी फर्दर इनकी डिविजन्स बना के स्टार्ट कर दिया। तो डिविजन बनाए, जैसे अभी आप लोग क्लास 11th में अगर बात करो जो इस बार बायो पढ़ोगे, अभी तक क्लास 10th में बायो की डिविजन्स नहीं थी, बट क्लास 11th में आप लोग आके बायो जो पढ़ोगे उसकी 2 डिविजन्स बनाई जाएगी। इस तरीके से अगर बात करें तो एक पार्ट का नाम रखा गया बॉटनी और दूसरे पार्ट का क्या नाम रखा गया, जूलॉजी। अब बॉटनी की अगर बात करें तो ये किस चीज के बारे में स्टडी करवाती है, दैट इज आप लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करना चाहो तो उसके लिए ये एक सब्जेक्ट रखा गया बॉटनी। और इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो जूलॉजी अगर बात करें तो किस चीज के बारे में स्टडी करवाता है, हम लोगों को एनिमल्स के बारे में। सो हम लोगों ने इस तरीके से बायोलॉजिकल साइंस की भी अगर बात करें तो डिविजन बनाना स्टार्ट किए। देखिए अभी तक अगर बात करूं तो मैं गली मोहल्ले से पूछते आ रहा था कि फिजिक्स कहाँ रहती है भाई,
तो इस तरीके से पूछते पूछते हम लोगों को पता चला कि फिजिक्स यहाँ पे क्वेश्चन है। सो हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में आज स्टार्टअप करेंगे। मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट रहेगा वो बेसिकली ये फिजिक्स रहेगा। मुझे इस फिजिक्स को पढ़ना है, इस फिजिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप करेंगे। अब मैं आपको ये प्रीवियस कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर बात करूँ, अगर आप लोग एक कहानी बना के इंटरलिंक करके आप लोग इन चीजों को पढ़ोगे, आपके लिए सबसे आसानी रहेगी। एक कॉमन से एग्जांपल, आप किसी एक मूवी को अगर बात करते हैं, बचपन में कहीं देखे होगे, आज अगर उस मूवी का नाम आपके सामने लिया जाए तो आपके दिमाग में उसकी इमेज पक्का क्रिएट होती है। इमेज क्यों क्रिएट होती थी? क्योंकि वो एक कहानी थी, उसे आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग वे से इस चीज को सुनना स्टार्ट किया था, तब जाके आपके ब्रेन में अगर बात करते हैं वो अच्छे से बैठ चुकी थी। लेकिन अगर बात करें, यहाँ पे भी पॉइंट क्या है कि अगर आप लोग इस कहानी को और अच्छे से समझना चाहते हो तो यहाँ पे भी फिजिक्स को एक कहानी के तौर पे लेके चलना पड़ेगा, ताकि वो ब्रेन में आपके बैठ जाए और आपको कभी भी डिफिकल्टीज ना हो इन चीजों को बोलने की। ठीक है, तो अभी अगर बात करते हैं तो हमारा पॉइंट आ रहा है फिजिक्स। सो फिजिक्स की अगर बात करते हैं, फिजिकल साइंस की डिवीजन के लिए उसमें हम लोगों ने वर्ड रखा फिजिक्स। अब फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो फिजिक्स की डिविजन्स में पढ़ना क्या था, फिजिक्स सब्जेक्ट में हम लोगों ने पढ़ना क्या, इस चीज के बारे में डिवीजन बनाते हैं। तो देखिए, जब हम लोगों ने फिजिकल साइंस की डिविजन्स बनाना स्टार्ट की थी तो हम लोगों ने अलग अलग पोर्शन को अलग अलग कहानी के तौर पे तोड़ना स्टार्ट किया। कहने लगे कि जब भी आप लोग अगर बात करें तो किसी भी नेचर के बारे में स्टडी करना चाहते हो, नेचर की कोई भी रूल के बारे में स्टडी करना चाहते हो, कि नेचर में अगर बात करें तो ये पेन यहाँ पे रखते हैं भाई, तो पेन नीचे क्यों चला जाता है, क्यों नीचे की तरफ गिरता है। अगर बात करें इस तरीके से कि एक बॉडी को अगर मैं ऐसे करके फेंकता हूं तो वो हमेशा सीधी क्यों जाती है। अगर मान लीजिए इस फ्लोर के ऊपर अगर मैं किसी बॉल को गिराता हूं तो वो थोड़ी देर चलती है, आगे जाके रुक जाती है, ऐसा क्यों। ये इंक पार्टिकल मुझे क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे, व्हाइट बोर्ड पे ऐसा क्यों नहीं होगी कि जब मैं लिख रहा था ये इंक पार्टिकल यहाँ से स्किप करके नीचे गिर जाए भाई। तो इन सब चीजों की नॉलेज जो नेचर में हमारे रूल बन रहे हैं, नेचर के बारे में अगर बात करें, तो जब आप लोगों को इन चीजों के बारे में स्टडी करना था तो इसके लिए हम लोगों ने एक सबसे अलग सब्जेक्ट बनाया, जिस सब्जेक्ट का नाम रखा फिजिक्स। तो सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको कहूं तो फिजिक्स हम लोगों को किस चीज की नॉलेज देती है, दैट इज नेचर के। अगर बात करें तो नेचर किस रूल को फॉलो करके चल रहा है, उन रूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज फिजिक्स। ये कॉमन से एग्जांपल फर्दर अगर बात करो स्कूल, अगर बात करें तो किस रूल या किस डिसिप्लिन रूल पॉइंटेड के हिसाब से वो चल रहा है, उन रूल्स को अगर पढ़ लेंगे तो स्कूल में हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। स्कूल के क्या रूल पॉइंट, अगर उन चीजों को पढ़ लिया तो आप स्कूल में अच्छे से रह पाओगे। सेम ऐसे अगर बात करें, यहाँ पे फिजिक्स किस चीज के बारे में बता रही है कि नेचर के रूल्स को पढ़ लीजिए। अगर नेचर के रूल्स को आप लोगों ने पढ़ लिया तो समझिए आप लोगों को फिजिक्स आ गई। तो फिजिक्स सिंपली यही चीज डिफाइन करती है कि नेचर के रूल्स को आप लोग अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करें और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने अगर बात करें तो मुझे अपना सब्जेक्ट फिजिक्स को स्टार्ट करना था, तो इस फिजिक्स को पूछते पूछते कहां से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे साइंस के बारे में पता था, तो साइंस से हम लोगों ने स्टार्ट किया। एक बेसिक पॉइंट से घूमते घूमते कहां तक पहुंचे, आज फिजिक्स के घर तक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग इस फिजिक्स को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आज फिजिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की डिविजन्स के बारे में पढ़ाऊंगा। चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस तरीके से स्टार्टअप करना है, मैं इन चीजों के बारे में बता दूंगा। इसका फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें आप लोगों को मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज अभी बेसिक हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इनके चैप्टर कौन कौन से हैं उन चीजों के बारे में समझ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप फर्दर डिविजन्स देखिए अभी तक अगर बात करें तो हम लोगों ने फिजिक्स की डिविजन्स तक पहुंच चुके थे। अब बेसिकली फिजिक्स भी हमारी ज्यादा बल्कि हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने फिजिक्स की भी फर्दर डिविजन की थी। तो हम लोग ने फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस बनाना स्टार्ट की थी। जैसे अगर बात करते हैं, कुछ ब्रांचेस के नाम मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैकेनिकल फिजिक्स होगी, ऑप्टिक्स फिजिक्स होगी, मॉडर्न फिजिक्स होगी, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स होगी। इस तरीके से अगर बात करें क्लासिकल फिजिक्स, इस तरीके से और भी बड़ी सारी डिविजन्स बनाई गई थी। इस तरीके से अगर बात करते हैं तो हमारी फिजिक्स जो बल्क हो रही थी उसे भी हम लोगों ने फर्दर डिवीजन करना स्टार्ट की, ताकि हमारे लिए और आसानी रहे। सो देखिए, अगर बात करें तो मैकेनिकल फिजिक्स में हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिकल फिजिक्स में अगर बात करें तो किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करना, या अगर बात करें फोर्स अप्लाई करने के कारण वो वर्क डन करके दिखा रहा है, उसके अंदर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में अगर बात करें तो हम लोग मैकेनिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके कारण मोशन क्रिएट हो रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग मैकेनिकल फिजिक्स में पढ़ते हो। अगर बात करते हो ऑप्टिक्स फिजिक्स की, तो ऑप्टिक्स में बेसिक आप क्या पढ़ के आते हो, दैट इज लाइट के बारे में स्टडी करना, कि लाइट के नेचर्स के बारे में, लाइट किस तरीके से चलती है, क्या नेचर बिहेवियर है, इन सब चीजों के बारे में आप लोग ऑप्टिक्स में जाके पढ़ते हो।
इसी तरीके से अगर बात करें, ये फर्दर हमारी डिविजन्स बनाई गई हैं, लेकिन हमारी जो इस बार क्लास 11th में आप लोगों ने फिजिक्स पढ़नी है वो हमारी बेसिक कौन सी है, मैकेनिकल फिजिक्स। सो अभी हम लोग इस चीज के बारे में डिविजन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। इस मैकेनिकल फिजिक्स में हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने इस क्लास 11th में, इस चीज के बारे में हम लोग अभी समझ लेते हैं। सो आप लोग याद रख लीजिए कि क्लास 11th में जो आप लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हो वो कौन सी है, मैकेनिकल फिजिक्स। सो देखिए बल्क ऑफ द क्वेश्चन जो हमारा वो मैकेनिकल फिजिक्स का यहाँ पे आप लोग जो पढ़ रहे हैं। सो देखिए अब चैप्टर के नाम अगर बात करते हैं, ये हमारे पास अगर बात करें टोटल 10 चैप्टर हैं। यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ, 0 क्यों लिखा हुआ है इसका रीजन मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं कि अलग अलग बुक्स पे अगर देखोगे, अगर कहीं आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो इस 10 चैप्टरों को भी उन्होंने शायद अगर बात करें तो वहां पे 14 चैप्टर में डिवीजन किए। देखिए एनसीईआरटी में अगर बात करें तो वहां पे डिविजन अलग तरीके से की है। अगर आप रिफ्रेशर्स को देखोगे तो रिफ्रेशर्स पे अगर बात करें इस तरीके से टोटल 10 चैप्टर दिए गए। तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्योंकि जो क्लास 11th के बच्चे मोस्टली आए हुए हैं तो ये कंफ्यूज करेंगे कि हम लोगों ने जो बुक्स वहां से कंसल्ट की थी कि एग्जैक्टली वो चैप्टर तो है नहीं। यहाँ पे एनसीईआरटी को देखोगे तो आप लोगों को ये चैप्टर की डिविजन्स अलग दिखेगी। आप किसी दूसरे रिफ्रेशर्स को देखोगे, किसी दूसरी बुक्स को आप लोग रेफर करोगे तो वहां पे इनकी डिविजन्स आप लोगों को अलग दिखेगी। तो कंफ्यूज मत होना, मैं आप लोगों को इसके अंदर भी डिविजन्स बना के पढ़ाऊंगा। जब आपको अगर मैं चैप्टर आगे आगे पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर भी जो सब चैप्टर बने हुए हैं जिसके कारण उनकी डिविजन्स बनी है मैं उन चीजों को क्लियर करते जाऊंगा। लेकिन अभी मैंने जो मेन पोर्शन नेम है उनका चैप्टर का वो चीज यहाँ पे लिखी है। सो अब मैं थोड़ा थोड़ा इन चीजों को रिवाइज करवाते जाता हूँ ताकि एक ट्रेलर यहाँ पे आप लोगों को बताते जाऊं ताकि आप लोग इन चीजों को क्लियर करते जाइए। मैं आपको भी एक चीज इंट्रोड्यूस करवा दूं। देखिए जब भी आप लोग कहीं पे भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ये आपके लिए एक बेसिक पॉइंट है, एक नॉलेजेबल पॉइंट है कि जब भी आप प्लीज कहीं भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, इट शुड बी फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी आप लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल देख लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मूवी रिलीज होती है उससे पहले हमेशा उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है। अब ट्रेलर क्यों किया जाता है, इसके बिहाइंड रीजन क्या, क्लियर करिए। वो 5 मिनट के ट्रेलर से अगर बात करते हैं तो आपने वो 2.5 घंटे की मूवी में जो अगर बात करें 3 या 2.5 घंटे की जो मूवी चलने वाली है उस मूवी में क्या चलने वाला है, उसमें कौन एक्टर, कौन विलन, क्या कहानी है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के ट्रेलर से आप लोग एनालाइज कर लेते हो। तो आप लोग वहीं से एनालाइज करते हो, हाँ यार ये मूवी अच्छी होगी कि मूवी गंदी होगी। तो इस तरीके से आप लोग बैठ कि सही है इस चीज को आप लोग वहां से 5 मिनट के ट्रेलर से एनालाइज कर लेते हो। तो इसलिए अगर बात करें तो आपका माइंड सेटअप पहले से ही वैसा बनाने के लिए अगर बात करें तो 5 मिनट का ट्रेलर आपके लिए जरूरी होता है। चैप्टर में जाने से पहले 5 मिनट का ट्रेलर जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है आपकी। अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन पोर्शन समझ में आया तो समझ लीजिए आप लोगों को आगे जो टॉपिक चलने वाला है, उस चैप्टर में जो कहानी चलने वाली, जो मूवी चलने वाली है, आपको वो क्लियर होती जाएगी। सो अब अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे ये 10 चैप्टर बनाए। इन 10 चैप्टरों की अगर बात करते हैं तो क्या क्या है। अब इस चैप्टर का नाम 0th चैप्टर क्यों रखा गया, इस चीज के बारे में फर्स्ट क्लियर करते हैं। देखिए 0th चैप्टर इसलिए रखा गया क्योंकि अगर बात करें तो बेसिक हमारे पास क्या था, हम लोगों ने इस बार जो फिजिक्स पढ़नी है क्लास 11th में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर में बताया कि जितनी भी फिजिक्स पढ़ेंगे उन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज क्या, आप लोगों को मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए। और मैथमेटिकल प्रूफ तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगे, प्लस माइनस जैसे आप लोग बेसिक पढ़ते आ रहे हो। तो इसी तरीके से हमारी फिजिक्स में अब इन चीजों को प्रूफ करने के लिए कुछ नए मैथमेटिकल ऑपरेटर चाहिए थे या टूल्स चाहिए थे ताकि हम लोग उनके फॉर्मूले को ड्राइव कर पाए और उन चीजों को और अच्छे से समझ पाए। तो उन चीजों को वो बेसिक कौन कौन से टूल चाहिए उन चीजों को हम लोग ने एक अलग से चैप्टर बना दिया जिस चैप्टर का नाम रखा गया मैथमेटिकल टूल। इसमें अगर बात करें तो आपको सिर्फ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ही हम लोगों को देनी है, इतना ज्यादा। अगर सीबीएसई में देखोगे ये चैप्टर नहीं है, बट स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर इंक्लूडेड किया गया है। लेकिन हम लोगों को इतनी ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना क्योंकि ये आपको क्लास 12th में जाके मैथ में चैप्टर पढ़ाया जाता है जिससे स्पेसिफाई एक नाम दिया जाता है कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मैथ भी कहा जाता है। अब हम लोग इन चीजों के बारे में फर्दर इसके चैप्टर में जाके डिटेल स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अगर बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में हम लोग किन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। क्या कभी आप लोगों ने अभी तक सोचा है कि जैसे ही हम लोग दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए अगर मैं दुकान पे जाता हूँ और दुकान पे जाके बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे 1 kg चीनी दे दीजिए, तो 1 kg चीनी के लिए वो क्या करता है, हमेशा उस वेइंग मशीन के ऊपर एक स्टोन रखता है जिस पत्थर का वेट वहां पे 1 kg लिखा होता है।
तो मैं ये सोचता था कि बचपन में कि एग्जैक्टली अगर मैं दुकानदार के पास जा रहा हूँ, वो 1 केजी का वेट रखता है, तो वो 1 केजी का जो पत्थर बनाया गया था, उनको कैसे पता चला कि 1 केजी का वेट इतना ही रखना है भाई, उस पत्थर को इतना ही मुझे साइज देना है, क्या इससे बड़ा साइज नहीं रख सकते थे, क्या उससे छोटा साइज नहीं रख सकते थे। अब ये क्वेश्चन अराइज होता था, तो उनको कैसे पता चला कि 1 केजी का पत्थर इतना बड़ा रखेंगे, 1 मीटर में लेंथ इतनी रखेंगे, अगर बात करते हैं तो किसी चीज को नापने के लिए ये तरीका रखेंगे, तो ये हमारे सामने डिविजन्स कैसे आई थी, इन सब चीजों के बारे में आप लोग स्टडी करोगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में जाके। अब इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर आपका कैनेमेटिक्स। कैनेमेटिक्स की अगर बात करें तो ये चैप्टर आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ के आए। क्लास 9th में अगर बात करें, इस चैप्टर का नाम वहां पे रखा गया था रस्ट एंड मोशन, और यहाँ पे उसका नाम दे दिया गया कैनेमेटिक्स। कैनेमेटिक्स में बेसिक अगर बात करें तो आप लोग सिंपली इसमें चीजों का अगर बात करें तो वो रेस्ट में है कि मोशन में है, कब किसी बॉडी को मोशन में कहना है और कब किसी बॉडी को रेस्ट में कहना है, इन चीजों के बारे में स्टडी करोगे कैनेमेटिक्स में। जब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मोशन कब कहना है और रेस्ट कब कहना है, इसके बाद फर्दर हम लोगों ने एक नया चैप्टर बनाया, उस मोशन के रूल्स को समझना स्टार्ट किया कि अगर किसी बॉडी में मोशन होता है तो वो किस रूल को फॉलो करके अपने आप को आगे बढ़ाती है, उन चीजों को समझने के लिए लॉज ऑफ मोशन बनाया। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो जब ये हम लोगों ने बनाया, तो जब किसी बॉडी के अंदर मोशन आता है तो वो हमेशा हम लोगों को वर्क करके दिखाती है, और उस वर्क को करवाने के लिए एनर्जी खर्च की जाती है, एनर्जी भी खर्च की जाती है, पावर लगाई जाती है, इसलिए फर्दर चैप्टर बनाया गया वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो एक चीज देखिए, ये चैप्टर इसके साथ इंटरलिंक, ये चैप्टर इसके साथ इंटरलिंक। मोशन समझ में आएगा तो मोशन के रूल पढ़ पाएंगे, जब मोशन के रूल पढ़ेंगे तो तब उस वक्त वर्क डन भी होगा, तो इसलिए हम लोग ये चैप्टर बना दिए। अब इसके बाद अगर बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन सिस्टम, अभी तक जो आप लोग यहाँ पे चैप्टर पढ़ोगे, एनर्जी खर्च करना, वर्क डन करना, ये सब और सब अगर बात करें सिंगल पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल करोगे। लेकिन अगर मेरे पास उन पार्टिकल्स को कंक्लूड करके, क्योंकि जब भी आप लोग नेचर में देखते हो सिंगल पार्टिकल बॉडी नहीं होती, अगर ये मैं मार्कर ही आपको बता दूं, ये बड़े सारे एटम से बना हुआ है। आप लोगों ने क्लास 10th में एटम्स के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, ये नंबर ऑफ एटम्स से बना हुआ है। जब आप नंबर ऑफ एटम्स को कंबाइन करते हो एक सिस्टम बनता है, इसे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहते हैं। तो इस तरीके से इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर किस तरीके से रोटेशंस होती है, किस तरीके से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, वो हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन में। नेक्स्ट ठीक उसी के बाद है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन की अगर बात करें तो हमारे सामने बड़े सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे कि दुनिया में अगर बात करें तो सन, अगर बात करें सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ। अर्थ अगर बात करूं तो हवा में ऐसे है, ना नीचे जगह है कुछ, ना ऊपर जगह है, ना साइड पे ना नीचे, तो हम लोग सोचते हैं कि ये अर्थ नीचे क्यों नहीं गिर जाता। तो इन सब चीजों का आंसर मुझे चाहिए था, इसके लिए अगर बात करें तो हम लोग जितने भी वो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो ग्रेविटेशन चैप्टर में जाके हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर, इवन कि ये चैप्टर आपका भी क्लास 9th में था, इससे सिंपल वही ग्रेविटेशन नाम दिया गया था। ये भी आपके क्लास 9th में चैप्टर था, ये भी क्लास 9th में चैप्टर था। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर की अगर बात करते हैं तो ये भी चैप्टर आपका क्लास 9th में था, लेकिन क्लास 9th में इसका नाम रखा गया था फ्लोटेशन। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर की अगर बात करें तो वहां पे आप लोगों ने इस फ्लूइड के बारे में स्टडी करना है कि पानी आपका कहीं रुका होगा तो उसके कारण क्या क्या फिनोमिना करके देगा, पानी अगर चल रहा है तो उसके कारण क्या क्या फिनोमिना होगा। ये सब चीजें आप लोग जाके कहां पे स्टडी करोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर में। नेक्स्ट इसके बाद हमारा पोर्शन है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर बात करें तो आप लोग किस चीज के बारे में स्टडी करोगे। जब अगर बात करें तो मान लीजिए किसी एक सिस्टम को हीट करते हैं, तो हीट करने के कारण वो हम लोगों को कुछ काम करके दिखाए, तो जहां वर्क करके दिखाए, तो इन चीजों को बारे में स्टडी करने के लिए हम लोगों ने चैप्टर बनाया थर्मोडायनेमिक्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इवन कि आप लोगों को एक कॉमन से एग्जांपल बताता हूँ। पुराने टाइम में जो ट्रेन चलती थी स्टीम इंजन वाले, उसमें कोयला डाला जाता था, कोयले को हम लोग हीट आग लगाते थे, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती थी, उसके कारण हमारी ट्रेन चल पाती थी। जितनी ज्यादा हीट उतनी ज्यादा स्पीड ट्रेन की रहती थी। तो हीट के कारण आप किसी से वर्क डन करवाओगे, तो उन चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। आफ्टर दैट परफेक्ट बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। इन चीजों की अगर बात करें तो हम लोग बात करें तो गैस के अंदर अगर बात करें तो किस तरीके का नेचर रहेगा, उन चीजों के बारे में हम लोग बिहेवियर ऑफ काइनेटिक गैस पे पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर इज ऑसिलेशन एंड वेव। इस ऑसिलेशन एंड वेव की अगर बात करें तो ये बेसिक चैप्टर आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, दैट इज साउंड चैप्टर के साथ। ये साउंड चैप्टर की जो कहानियां हैं वही चीजें आप लोग यहाँ पे स्टडी करोगे। तो साउंड एंड वेव चैप्टर में इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का बेसिक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू हुआ, एक ओवर मैपिंग आप लोगों को बताएगी, ताकि आप लोग एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ किस तरीके से इंटरलिंक कर सकते हो और किन चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, इन चीजों के बारे में आप लोगों को क्लियर होगा।
होपफुली आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो अगर फर्दर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस कमेंट के अकॉर्डिंग उसको डाल सकते हो, ताकि आपका जो भी डाउट होगा वो इंक्वायरी मैं आप लोगों को फर्दर क्लियर करता जाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।